अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 10 मई 2026 है और इस वक्त तक पूरे मुल्क के अंदर ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के हवाले से सालाना तकरीबात भी जारी हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात जो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है कि पाकिस्तान के अंदर तो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस या मार्का हक के हवाले से जो कामयाबियाँ हैं उस हवाले से तकरीबात जारी हैं, लेकिन सरहद के उस पार भी कुछ लतीफ़े सुनने को मिल रहे हैं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के हवाले से कुछ मन घड़त बातें सुनने को मिल रही हैं और वो अपने ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से बहुत ज़्यादा खुद साख्ता क्रेडिट लेते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं डिस्कोर्स एनालिसिस के हवाले से बात करूँ, अगर मैं अल्फाज के पीछे छुपी हुई हकीकत के हवाले से बात करूँ, तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ ना कि अल्फाज के पीछे ही हकीकत पोशीदा होती है। आपके अल्फाज, आप क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, उसी से पता चल जाता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप किस चीज़ को छुपाना चाह रहे हैं, क्या चीज़ ज़ाहिर कर रहे हैं जो कि हकीकत में नहीं है, या आप मुस्तकबिल के हवाले से कौन से लाहे अमल इख्तियार करने जा रहे हैं, या आपकी बातों से आपका मुस्तकबिल क्या छलक रहा है। आज के दिन जितने भी सवालात हैं वो इंडियन मीडिया के हवाले से हैं। इंडियन मीडिया के ऊपर जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं अभी भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, ख़ास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को लेकर के जो एक फ़र्ज़ी एक खौफ फैलाने की कोशिश की जा रही है, उस ज़माने में मुझे सवालात रसीव हुए कि इंडियन मीडिया का डिस्कोर्स एनालिसिस करें। मुख्तलिफ़ लोगों ने मुझे मुख्तलिफ़ लिंक्स भेजे। अब मैं हर किसी को अलग अलग इस वक्त डिस्कस करने की बजाय अगर जनरली इस पूरे व्लॉग को एक जनरल डायमेंशन के अंदर डिस्कस करूं, क्योंकि ज़्यादातर सवालात जो मुझे रसीव हुए हैं वो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से, कोहलू से, ज़ाहरी से, गवादर से या कोयटा से, जहां पर ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस या मार्का हक के हवाले से कल भी काफ़ी सारी तकरीबात हुई और आज भी जारी हैं। और लोगों ने मुझे उस हवाले से स्क्रीनशॉट भी भेजे और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब बलूचिस्तान से मुझे सुनने वाले मुझे मैसेज भी करते हैं, मुझे देखने वाले मैसेज भी करते हैं और मुझे एंडोर्स भी करते हैं कि ग्राउंड रियलिटी इज़ समथिंग एल्स, और जो इंडियन मीडिया पोर्ट्रे कर रहा होता है बलूचिस्तान के हवाले से वो समथिंग एल्स है। और मैं हमेशा आपको बहसियत न्यूमरोलॉजिस्ट भी आपको बताता हूँ, बीइंग ए पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट भी आपको बताता हूँ कि अगर बलूचिस्तान के आदाद निकाले जाएँ तो वो भी 3 के नंबर पे आते हैं और पाकिस्तान के आदाद भी 3 के नंबर पर आते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के साथ लाज़िम मलज़ूम है। बलूचिस्तान है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो बलूचिस्तान है, या दूसरे लफ्ज़ों में आप सुन लें कि बलूचिस्तान इज़ अ पाकिस्तान एज वेल। लेकिन इस वक्त अगर इंडियन मीडिया का डिस्कोर्स एनालिसिस किया जाए तो एक सेंस ऑफ ह्यूमिलिएशन या तजलील किसी कैफियत तमाम तर मीडिया चैनल्स पर, चाहे सोशल मीडिया है उनका, चाहे जो मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल है उनके ऊपर नज़र आ रही है। पर्दा डालने के लिए वो जारहाना अंदाज तो अपनाए हुए हैं, लेकिन अंदर खाने उनके अंदर खौफ भी ज़ाहिर हो रहा है। JF-17 थंडर की एक हैबत भी ज़ाहिर हो रही है। जो कुछ हमारे वॉर प्लेन्स ने उनके साथ किया 10 मई 2025 को, वो अभी तक भी वो नहीं भूले। उनके अपने TV चैनल्स जिस तरह से बता रहे थे, लाहौर के हवाले से डिफरेंट लतीफ़े शेयर कर रहे थे, वो पिछले साल कराची के हवाले से वो डिफरेंट लतीफ़े और AI बेस्ड वीडियोस शेयर कर रहे थे। इस्लामाबाद तो उन्होंने अल्लाह माफ़ करे आधा तबाह ही कर दिया था। एक लम्हे को ऐसा लग रहा था कि जैसे इंडियन मीडिया शायद कुछ और बता रहा है और शायद पाकिस्तानी मीडिया शायद बहुत कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसके बाद फिर ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का आगाज़ हुआ और वो सारे लतीफ़े इंडिया के मुंह पर ही पड़ गए। और 10 मई 2025 के बाद से लेके आज तक डोनाल्ड ट्रंप ही अगर जिक्र करते हैं कि कभी 6 जहाज़, कभी 7 जहाज़, कभी 8 जहाज़, कभी 11 जहाज़, तो इंडिया के पास उनका जवाब नहीं होता कि आया उनके जहाज़ गिरे या नाउज़ुबिल्लाह या खुदा न खास्ता पाकिस्तान के हवाले से कोई एलिगेशन इस तरह का लगा। सारी दुनिया को मालूम है कि इंडिया का ही नुकसान हुआ। अब मैं यहाँ पर डिस्कोर्स एनालिसिस के हवाले से बात करूँ, अर्नब गोस्वामी या नविता गुप्ता इंडियन बहुत ज़्यादा मशहूर एनालिस्ट हैं। वो पहले तो पिछले साल के हवाले से अगर देखें तो वो हर वक्त पाकिस्तान की तबाही, पाकिस्तान की तबाही, पाकिस्तान की तबाही बोलते रहते थे। लेकिन इस वक्त इन दोनों को पाकिस्तान के इस्तेहकाम पे बहुत ज़्यादा तशवीश है, ख़ास तौर पर ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात या इस्लामाबाद टॉक्स राउंड 1 के हवाले से जिस तरह पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी बढ़ी, पाकिस्तान का खारजा पॉलिसी के हवाले से दुनिया में एक मकाम बना, तो इन दोनों साहिबान ने पाकिस्तान के टुकड़े नाउज़ुबिल्लाह करने के हवाले से, पाकिस्तान की तबाही के हवाले से जो इनका बयानिया था उस पर बिल्कुल क्वाइट अपोजिट डाइवर्जन ले लिया। अब इन दोनों को यही डर लगा हुआ है कि पाकिस्तान कैसे स्टेबल हो गया और इंडिया कैसे आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाता जा रहा है। सेम इज़ द केस विद दीपक चौरसिया। उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स का एनालिसिस किया जाए, चाहे एक्स है, चाहे यूट्यूब है, व्हाट्सोएवर, एक साल में ये कह रहे हैं कि एक साल के अंदर
अंदर ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस टू ऑनवर्ड पाकिस्तान ने एट ए टाइम अपनी इकोनॉमी पे भी काम किया और दिफाई पॉलिसी को यानी डिफेंसिव जो पॉलिसी है उसको भी यकजा किया। इकोनॉमी प्लस डिफेंस इन दोनों को पाकिस्तान ने यकजा किया, ये इनका बयानिया। यहाँ पर कुछ पाकिस्तानी शायद इकोनॉमी के हवाले से उल्टा सीधा बोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन दुश्मन जब जो बोल रहा होता है उसमें कहीं ना कुछ हकाइक होते हैं या कुछ ना कुछ जालसी ज़रूर होती है। लेकिन बहरहाल ये एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि भारत के लिए ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक सरप्राइज़ है कि पाकिस्तान ने कैसे अपनी इकोनॉमी को भी एक साल के दौरान फ्लोरिश किया और डिफेंसिव जो पॉलिसी है उसको भी एक साथ इंटर रिलेट किया और कैसे पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया के आगे खड़ा हो गया। लेकिन इसमें साथ साथ ये अपनी आवाम के अंदर से खिफ़त मिटाने के लिए, अपनी आवाम के अंदर से क्या कहते हैं खौफ मिटाने के लिए ये कह रहे हैं कि इस वक्त अगर भारत खामोश है, मोदी सरकार अगर खामोश है, तो भारत की खामोशी को तूफ़ान से रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। दरहकीकत अपनी आवाम को एक झूठी तसल्ली दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अगर कहीं ना कहीं साइलेंट वे में कोई वर्किंग कर रहे हैं तो शायद वो पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में ख़तरा बन सकती है। लेकिन यहाँ पर इनकी वर्किंग सिर्फ और सिर्फ दुबई और अबू धाबी तक तो हो सकती है, जो कि नज़र भी आ रहा है। जो कि मैं 1 मार्च 2026 से ऑनवर्ड जब से ये जंग शुरू हुई थी, मैंने आपको तब भी कहा था कि शारजा के हवाले से आपको यूएई फेडरेशन के अंदर इख्तलाफ होता हुआ नज़र आएगा, रासल खैमा के हवाले से इख्तलाफ नज़र आता हुआ नज़र आएगा, और वहीं दुबई और अबू धाबी कहीं ना कहीं इंडिया के साथ अलग सेलेक्ट करते हुए नजर आएंगे। बहुत से लोग अब शारजा के हवाले से भी क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह इंडिया और दुबई अबू धाबी के दरमियान अलग सेलेक्ट के हवाले से या यूएई इंडिया इसराइल के जो नेक्सस के हवाले से क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 1 मार्च टू ऑनवर्ड मेरे तमाम तर यूट्यूब के ऊपर इस तरह की वीडियोस मौजूद हैं। फिर टाइम्स नाउ इंडिया का बहुत ज़्यादा एक फेमस चैनल है जो पाकिस्तान के खिलाफ हर वक्त उसका काम ही है कि वो बोलता रहे, लेकिन इस वक्त वो भी पाकिस्तान की जो नई सफ़बंदी है उसके हवाले से बात करने पर मजबूर हो चुका है। अब वो अग्रेसिव नैरेटिव की बजाय ये कहने पर मजबूर हो गया कि पाकिस्तान ने आखिर 1 साल के अंदर अपना खोया हुआ मकाम कैसे हासिल कर लिया, कैसे उसको इतनी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस हासिल हो गई है। यहाँ पर इन तमाम तर अवामिल या जितने भी इंडिया के टीवी चैनल हैं या एंकर हैं या जो जितने भी उनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, अगर उनका साझा या मुश्तरका एनालिसिस किया जाए तो एक अदराकी घबराहट उनके दिमागों में छलकती हुई नज़र आती है। वो एक तरफ पाकिस्तान की कामयाबियां तस्लीम तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ये सब कुछ आर्जी है या आर्टिफिशियल है। एक मशहूर एक शख्सियत इंडिया की जिनको पाकिस्तान में बड़ा फ़न के तौर पर समझा जाता है, सुना जाता है, ऐसे लगता है कि जैसे वो लतीफ़े ही बोल रहे हैं, मेजर गुरुव आर्या, उनके हवाले से अगर बात की जाए तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो कुछ भी इस वक्त कर रहा है, जिस तरह से भी वो फ्रंट फुट पर दुनिया में आगे आया हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ चीन के सहारे पर आया हुआ है। एक तरह से क्लासिकल साइकोलॉजिकल डिफेंसिव मैकेनिज्म बनाने की कोशिश करें ताकि अपनी आवाम को झूठी तसल्ली दे सकें। इसके साथ साथ ये तो सिर्फ जर्नलिस्ट है ना, इंडिया में बैठे हुए जितने भी पंडित, जितने भी नजूमी जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा इस वक्त आपको आते हुए नज़र आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान के खिलाफ अभी भी प्रिडिक्शंस करते हुए नज़र आते हैं। ऑब्वियसली इस हवाले से मैं पहले भी व्लॉग कर चुका हूँ कि उनकी प्रिडिक्शंस के अंदर, उनकी इंटरप्रिटेशंस के अंदर, उनकी जो फल्कियाती मूवमेंट्स के हवाले से या अददी मूवमेंट्स के हवाले से जो इंटरप्रिटेशंस होती हैं उसमें कहीं ना कहीं उनकी साइकोलॉजी, उनका जो कल्चरल एफिलिएशन है वो भी उसमें ऐड हो रही होती है, कहीं ना कहीं मजहबी एफिलिएशन भी ऐड हो रही होती है, रस्म व रिवाज भी ऐड हो रहे होते हैं, उनके अकायद भी ऐड हो रहे होते हैं। लेकिन आलोक जोशी एक इंडिया के बड़े मशहूर ये एस्ट्रोलॉजर हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर अक्सर नज़र भी आते हैं, लेकिन वो इस वक्त मानने पर मजबूर हैं कि 10 मई 2026 का पाकिस्तान इस वक्त 2023 या 2025 के पाकिस्तान से क्वाइट डिफरेंट है और इंडिया के तमाम तर दावे के पाकिस्तान को अंडरमाइन कर देंगे वो इस वक्त रेत की दीवार साबित हुए हैं। और इसके साथ साथ ये तमाम तर मलबा मोदी सरकार के ऊपर और नरेंद्र मोदी के ऊपर डालते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसी ज़मन में 8 सितंबर 2023 की मेरी प्रेडिक्शन याद रखें, मैंने आपको कहा था ना कि मोदी को जब भी कोई जान का ख़तरा हुआ या कोई थ्रेट फील हुआ या उनके इक़्तिदार के खात्मे में अगर कोई वजह बनी तो RSS के गुंडे ही उनके इक़्तिदार के खात्मे का सबब बनेंगे। और RSS के गुंडों को ये लगेगा कि उन जैसा ही एक और RSS का गुंडा जो इस वक्त इंडिया को लीड कर रहा है वो कहीं ना कहीं इंडिया की रुसवाई का सबब बन रहा है। इसी तरह बहुत से पंडित, बहुत से नजूमी ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान को अगर कोई कामयाबी मिल रही है तो एक तरफ तो चीन का सहारा है, लेकिन दूसरी तरफ साइबर वॉरफेयर है और इंडिया को भी अब साइबर वॉरफेयर का सहारा लेना चाहिए। यहाँ पर अगर साइको लिंग्विस्टिक एनालिसिस किया जाए
तो आप ये देखें उस वक़्त इंडियन जो लहजा था उसके अंदर जारहियत थी। उस वक़्त पाकिस्तान के हवाले से वो मजाक उड़ाते हुए नज़र आते थे, लेकिन अब मोहतात नज़र आते हैं, अब माजरत ख़वाहाना रवैया नज़र आता है। उस वक़्त इंडियन मीडिया का जो मौजू था कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर देंगे या टुकड़े हो जाएंगे, या बलूचिस्तान के हवाले से वो उल्टी सीधी खबरें पोर्ट्रे कर रहे होते थे, लेकिन अब पाकिस्तान के बढ़ते असर रसूख के हवाले से बात कर रहे होते हैं। उस वक़्त इंडियन मीडिया के ऊपर जो सोच नज़र आती थी कि जैसे सुपीरियॉरिटी कम्प्लेक्स उनके अंदर बहुत ज़्यादा छलक रहा होता था, अब उन तमाम एंकर्स के अंदर, तमाम जो मीडिया पर्सनस हैं उनके अंदर आम बंदा भी एक एनालिसिस कर सकता है, एक बच्चा भी एनालिसिस कर सकता है, एक बीएस का स्टूडेंट भी एनालिसिस कर सकता है, एक बीएस साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी या सोशल साइंसेस के तमाम तर स्टूडेंट्स एनालिसिस कर सकते हैं कि इंडियन तमाम तर एंकर्स, तमाम तर नजूमी, तमाम तर एस्ट्रोलॉजर्स के अंदर एक अजीब सा खौफ पाया नज़र आता है, एक अदम तहफ़्फ़ुज़ नज़र आता है, इनसिक्योरिटीज़ नज़र आती हैं। चाहे बरखा दत्त है, चाहे राहुल कंवल है, दोनों एंकर्स के हवाले से देखा जाए, दोनों ये कहते हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त कहीं ना कहीं चीन और रूस की मदद हासिल है। मैंने आज 10 मई को सुबह, ये पिछले 3-4 दिन के ही जितने भी इंडियन टीवी चैनल्स पर जो प्रोग्राम है या जो एंकर्स हैं, उन्हीं के मैंने वो प्रोग्राम सुने और फिर सवालों के जवाब देने की कोशिश की। उन्हीं के अंदर से ये तमाम तर पॉइंट्स चूज़ किए हुए हैं और आर्टिफिशियल तौर पर एक फ़र्जी ख़तरे पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अपनी आवाम को एक तरह से तसल्ली दी जा सके। लेकिन यही इंडियन मीडिया जो 10 मई 2025 तक ये पोर्ट्रे कर रहा था कि बलूचिस्तान खुदा न खास्ता उसमें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अब आप खुद देखें कल 9 मई को या आज 10 मई 2026 को, चाहे कोयटा के हवाले से बात की जाए, चाहे ज़ाहरी के हवाले से बात की जाए, गवादर के हवाले से बात की जाए, या सरफराज बुगटी की स्पीचेस देखी जाए, आप खुद देख लें पूरे बलूचिस्तान के अंदर मार्का हक के हवाले से सेलिब्रेशंस जारी हैं, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी के हवाले से सेलिब्रेशंस जारी हैं। यहाँ तक कि स्कूलों के बच्चे भी रैलियाँ निकालते हुए नज़र आ रहे हैं, ट्विटर के ऊपर हैशटैग्स भी नज़र आ रहे हैं और तमाम तर पोस्ट भी इस हवाले से मौजूद हैं। यहाँ तक कि आप ग्रुप को भी पूछ सकते हैं कि बलूचिस्तान में कहाँ कहाँ सेलिब्रेशंस हो रही हैं। ग्रुप तो तमाम तर कमेंट्स का भी एनालिसिस करके बता देता है कि कौन सी खबर सच्ची है और कौन सी नहीं, और ग्राउंड रियलिटी पे क्या है क्या नहीं। लेकिन इसके बरक्स इंडियन मीडिया के हवाले से आप देखें या इंडिया के अंदर जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो देखें, आसाम के अंदर और ख़ास तौर पर मगरबी बंगाल के अंदर हम ये तो सुनते हैं ना कि 7 सिस्टर स्टेट्स में एथनो नेशनल सेपरेटिज्म ट्रिगर है, लेकिन हमने मगरबी बंगाल का अभी तक नहीं सुना। कल के दिन सारा दिन और आज के दिन भी आसाम के अंदर और मगरबी बंगाल के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से जो नाकामियाँ या डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जो बयानात हैं कि इतने जहाज़ गिरे दिस एंड दैट, क्योंकि उनके आज तक जहाज़ टोटल तो हुए नहीं, फाइनलाइज तो हुए नहीं, उनकी काउंटिंग ही आज तक दुरुस्त नहीं है। लेकिन बहरहाल ये एक और लतीफ़ा सही। लेकिन मगरबी बंगाल के अंदर और आसाम के अंदर जिस तरह की डिबेट्स ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के हैं, इंडियन मीडिया को बलूचिस्तान की फ़िक्र बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब उनको अपने आसाम की, अपनी 7 सिस्टर स्टेट्स की और मगरबी बंगाल की फ़िक्र करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडियन नाकामी का इजहार वहाँ पे लोगों की ज़ुबान के ऊपर वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। और ये सारा जो मैंने आपके सामने व्लॉग किया, तमाम तर जितने भी मुझे सवालात ज़ाहरी से आज रसीव हुए थे, कोहलू से रसीव हुए थे, कोयटा से या गवादर से, और तस्वीर के साथ रसीव हुए थे, उन्हीं लोगों की फरमाइश के ऊपर मैंने इंडियन मीडिया का आज डिस्कोर्स एनालिसिस और उन्हीं इंडियन मीडिया के ऊपर जो बातें की जा रही हैं उन्हीं के अंदर, उन बातों के अंदर से पोशीदा हक़ाइक़ को आपके सामने पेश किया। क्योंकि अल्फाज के पर्दे में ही छुपा होता है कि कौन कौन सा सच छुपा रहा है और कौन कौन सी हकीकत को बयान करने की कोशिश कर रहा है, या हकीकत कहाँ पर किस तरह से पोशीदा है। लेकिन बहरहाल फिर भी यही कहूँगा कि जो कुछ मैंने आपको बताया आज, डिस्कोर्स एनालिसिस के अकॉर्डिंग बताया, साइको लिंग्विस्टिक एनालिसिस के अकॉर्डिंग बताया, माइंड मिरर सॉफ्टवेयर या NVivo 9.0 AI बेस्ड वर्जन को यूटिलाइज़ करते हुए बताया। लेकिन फिर भी यही कहूँगा, होता वही है जो अल्लाह ताला चाहते हैं। अल्लाह ताला चाहें तो ये सब कुछ हो, अल्लाह ताला चाहें तो कुछ भी ना हो, अल्लाह ताला चाहें तो कुछ हो और कुछ ना हो। बिलाशुबा गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को है, और हर हाल में पाकिस्तान फर्स्ट। थैंक यू सो मच।